नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज हम सीटेट 2020 के लिए एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित ईवीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। सीटेट एग्जाम में सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा को कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा को कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्क, फूल या फिर नदी? तो सिल्वीकल्चर का संबंध है ऑप्शन ए, वन एवं वन्य उत्पाद। आपको पता होगा सिल्वीकल्चर के अंतर्गत जो है वनों का उत्पादन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ, चंदौली, इलाहाबाद या फिर वाराणसी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है, और चंद्रप्रभा वन्यजीव जो अभ्यारण्य है इसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? सांप, बकरी, हाथी या फिर शेर? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सांप। सांप जो है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। याद रखेंगे, हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि शेर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में झूम खेती होती है? मेघालय, बिहार, केरल या फिर तमिलनाडु? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेघालय। भारत में जो मेघालय है वहाँ पर जो है झूम खेती होती है। पूर्वोत्तर भारत में जो है वो झूम खेती की जाती है। झूम खेती स्थानांतरित खेती का एक प्रकार है। तो झूम खेती जहाँ पर की जाती है वहाँ पे जो ज़मीन है, वहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको जलाद किया जाता है। उसके बाद में वहाँ पर खेती की जाती है, जिससे पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान होता है। इस कारण ये खेती अब भारत में प्रतिबंधित कर दी गई है। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। जो शुष्क बर्फ है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। अगला प्रश्न है कि वह लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं? एनहाइड्रस लवण, हाइग्रोस्कोपिक लवण, हाइड्रोफालिक लवण या फिर हाइफोबिक लवण? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, हाइग्रोस्कोपिक लवण। आप याद रखेंगे कि हाइग्रोस्कोपिक लवण जो है इसकी प्रमुख विशेषता होती है कि अपने आसपास जो उपस्थित जल के जो अणु होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, और उसके बाद में उनका अवशोषण जो है वो कर लेता है। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है? कथक नृत्य, कथकली नृत्य, मणिपुरी नृत्य या फिर मोहिनीअट्टम नृत्य? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा आमटे का संबंध किस पर्यावरणीय आंदोलन से है? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एपिको आंदोलन या फिर ग्रीन बेल्ट आंदोलन? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपको पता होगा सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से, और चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये गुजरात में चलाया गया था, और चिपको आंदोलन के ही तर्ज पर दक्षिण भारत के कर्नाटक में एपिको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और एपिको आंदोलन के जो जनक हैं वो कहा जाता है पांडुरंग हेगड़े को। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मीथेन गैस के उत्पादन वाला क्षेत्र है? धान का खेत, मूंगफली का खेत, कपास का खेत या फिर गेहूं का खेत? मीथेन गैस का उत्पादन किस क्षेत्र से होता है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, धान का खेत। धान का जो खेत है वहाँ से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ऐसे जीव हैं जिनसे मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, तो आप याद रखेंगे जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनसे मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है कि ताजमहल को क्षति किस कारण पहुंच रही है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण। आपको पता होगा ताजमहल को जो है वायु प्रदूषण के कारण क्षति पहुंच रही है। वायु प्रदूषण के कारण जो है अम्ल वर्षा हो रही है, जिस कारण ताजमहल का रंग जो है वो परिवर्तित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, केरल या फिर सिक्किम? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और ये केरल में स्थित है। फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ठीक है,
अपस्थानीय संरक्षण, क्रोट संरक्षण, इस स्थानीय संरक्षण या फिर परिधीय संरक्षण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, अपस्थानीय संरक्षण। अपस्थानीय जो संरक्षण है इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण किया जाता है एवं उनके जो प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या है उनका भी रखरखाव जो है वो किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है उनकी जो प्रतिप्राप्ति है वो भी इसी के द्वारा, अपस्थानीय संरक्षण के द्वारा ही की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है गोदावरी, नर्मदा, साबरमती या फिर लूनी। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व ऊष्मायन। ठीक है ना, याद रखेंगे, विश्व ऊष्मायन भी इसको हिंदी में कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो एक कारक इनमें से है वो कौन सा है। मोटर गाड़ियों से निकला धुआं, एलपीजी, ज्वालामुखी या फिर सीएनजी। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, मोटर गाड़ियों से निकला हुआ धुआं। जो मोटर गाड़ियों से निकला हुआ धुआं है तो वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो धातु में प्रस्तर है वो किसे कहा जाता है। अयस्क को, विटामिन को, बॉक्साइट को या फिर मेटलाइट को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अयस्क। अयस्क जो है उसको धातु में प्रस्तर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि पहले अयस्क होता क्या है। तो आप याद रखेंगे जो अयस्क है, अयस्क से ही जो विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं वो प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। अब किसका अवशोषण करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो है वो पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो उत्सर्जित करते हैं। तो इसलिए जो पेड़ पौधों के लिए जीवनदायिनी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता जो है किस स्केल पर मापी जाती है। ऑप्शन आपके सामने है रिक्टर स्केल, डेसिबल स्केल, न्यूटन स्केल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिक्टर स्केल। अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है तो आपका उत्तर होगा सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ जो है उसी पे रिक्टर स्केल लगा होता है जो भूकंप की तीव्रता को बताता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महासागरों में जल वृद्धि का क्या कारण है। तो महासागरों में जल वृद्धि का जो है, जल स्तर की जो वृद्धि है उसका क्या कारण है। अत्यधिक वर्षा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अम्ल वर्षा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का जो कारण है वो है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने से जो पहाड़ हैं और जो ध्रुवीय प्रदेश हैं तो वहाँ पर जो जमी हुई बर्फ़ है वो पिघल रही है, जिस कारण जो पिघली हुई बर्फ़ है वो जल में परिवर्तित हो रही है और उसके बाद में जो महासागर जो है वहाँ तक वो पहुँच रही है, जिससे महासागरों का जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। वृक्षों के द्वारा, वर्षा के द्वारा, जंतुओं के द्वारा या फिर सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, वृक्षों के द्वारा। वायु प्रदूषण को वृक्षों के द्वारा जो है वो कम किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है और इस वृद्धि को जो है वो वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो वृक्ष हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं जबकि ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है यानी कि इकोसिस्टम, उसका उदाहरण जो है कौन सा है। तालाब, जल, वायु या फिर मृदा। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन ए, तालाब। जो तालाब है वो पारिस्थितिकी तंत्र का जो है वो उदाहरण है। तो तालाब जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे जो स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन सा है तो आप याद रखेंगे महासागर। विश्व का जो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वो है महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैवीय कारक नहीं है। जीव, प्रस्तर, पेड़ पौधे या फिर सूक्ष्म जीव। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो जीवीय कारक नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी,
प्रस्तर, ठीक है ना। प्रस्तर जो है वो जीवी कारक जो है वो नहीं है, जबकि जीव, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव जो हैं ये सभी जैविक कारक के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल, प्रकाश मंडल या फिर वायुमंडल, ठीक है। तो सर्वाधिक पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्थल मंडल। आपको पता होगा कि सर्वाधिक जो पेड़ पौधे हैं वो स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, क्योंकि स्थल मंडल पर वे सभी तत्व जो हैं पेड़ पौधों को जो है मिल जाते हैं जो उनके जो है वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अन्य मृत जंतुओं पर जो है निर्वाह करने वाले यानी कि अपना जीवन यापन करने वाले जो प्राणी हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है स्क्वेंजर, पैरासाइट, डिकम्पोजर या फिर फंगस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, स्क्वेंजर। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले जो प्राणी हैं उनको स्क्वेंजर कहते हैं। और स्क्वेंजर जो है ये मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि स्क्वेंजर किस प्रकार के होते हैं, शाकाहारी या फिर मांसाहारी। तो आप याद रखेंगे जो स्क्वेंजर है ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों मतलब दोनों भोजन जो है ये करते हैं, ठीक है ना। ये शाकाहारी जो जीव हैं मतलब उनको भी खाते हैं, उसके अलावा जो मांसाहारी हैं उनको भी खाते हैं। शाकाहारी से यहाँ पे तात्पर्य है आप कह सकते हैं कि जो ये पेड़ पौधों को भी खाने वाले होते हैं, जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ वगैरह सड़ जाती हैं यानी कि उन्हें भी ये खाते हैं। उसके अलावा जो अन्य जो मृत जंतु हैं उनको भी ये खाते हैं। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है? ठीक है ना, सीएनजी जो है वो किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन आपके सामने है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्लीन नेचुरल गैस, कंपोस्ट नेचुरल गैस या फिर कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी जो है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का जो है वो संक्षिप्त रूप है। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो सीएनजी जो गैस है ये किन गैसों को मिलाकर बनाई जाती है? तो आप याद रखेंगे मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ठीक है ना। इनको मिलाकर जो है वो सीएनजी का निर्माण किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्टेकलाइट एवं स्टेगमाइट में किसका निक्षेपण होता है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखेंगे स्टेकलाइट एवं स्टेलेग्माइट में कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का उदाहरण है? धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी से निकली गैस या फिर उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है वायु प्रदूषण के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो किसके द्वारा होता है? सभी हरे पौधों के द्वारा, वायरसों के द्वारा, सभी पौधों के द्वारा या फिर सभी जंतुओं एवं पौधों के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो किसके द्वारा संपादित होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, सभी हरे पौधों के द्वारा। ठीक है, तो जितने भी हरे पौधे हैं उनके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो पेड़ पौधे हरे होते हैं तो उनका जो पत्तियों का रंग हरा होता है वो किस तत्व के कारण होता है? तो आपको पता होगा क्लोरोफिल के कारण होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पत्तियों का रंग जो पीला है वो किस कारण होता है? तो याद रखेंगे कैरोटीन के कारण। पत्तियों का रंग जो है वो कैरोटीन के कारण पीला होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण को किसके द्वारा मापा जाता है? डेसिबल, फॉन, हर्ट्ज या फिर कैरोटीन। तो ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है ऑप्शन ए, डेसिबल के द्वारा। आपको पता होगा ध्वनि की जो तीव्रता है, ठीक है ना, वो डेसिबल के द्वारा ही मापी जाती है। और 70 से 80 डेसिबल की जो तीव्रता है वो एक जो व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति जो है उसको वो सहन कर सकता है, ठीक है ना। अगर उससे ऊपर की ध्वनि की तीव्रता होती है तो फिर जो है उससे जो है फिर दिक्कतें होने लगती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हाँ, यहाँ पे मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि भारत में जो है जो ध्वनि प्रदूषण है वो वायु प्रदूषण के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। यानी कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जितने भी जो है नियम वगैरह बनाए गए हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो अलग से कोई नहीं है, आप याद रखेंगे वायु प्रदूषण के अंतर्गत ही ध्वनि प्रदूषण के नियमों को भी जो है वो शामिल किया जाता है।
आज का अगला प्रश्न कि भारत में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट किस राज्य में मिलते हैं। तो आपको पता होगा जो पश्चिमी घाट है ये जैव विविधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो जो अरब सागर का एरिया है उसे हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट, और जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है उसे हम बोलते हैं पूर्वी घाट। ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए, जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है उसे हम बोलते हैं पूर्वी घाट, जबकि जो अरब सागर वाला एरिया है उसे हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो ये दोनों भारत में किस राज्य में आकर मिलते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल एवं महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ठीक है ना, इसमें ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। तमिलनाडु इसका सही आंसर है। जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं ये मिलते हैं ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको पता होगा कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो स्थित हैं। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं तो वहीं पर जो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं ये दोनों जो हैं वो आपस में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। और आप इस वीडियो को फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए RG स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।